हेलो फ्रेंड्स, Q&A आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसलिए फिर से आज एक और Q&A जिसमें है ऐसे कॉमन सवाल जो ज़्यादातर मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं और उसके जवाब आप मुझसे जानना चाहते हो। तो चलो आज उन्हीं सवालों के जवाब देते हैं इस छोटे से Q&A में। सबसे पहला सवाल मैं ले रहा हूँ हरकीरत सिंह। कह रहे हैं सर मैंने Hyundai i20 2025 स्पोर्ट्स MT वेरिएंट बाई की है, 2000 किलोमीटर ही सिर्फ चली हुई है और मैं मसूरी होके आया हूँ। कार के इंजन डिपस्टिक से ऑयल की छींटें आ रही हैं। लोकल मैकेनिक से पूछा तो बोलते हैं कि BS6 इंजन में ये नॉर्मल है या नहीं, प्लीज़ बताइए। देखो जी, BS6 गाड़ियों में कुछ मॉडल्स में ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्लो बाई गैसेस दिखाती हैं। हाँ, आप ऊपर का कैप खोलोगे तो कैप से आपको छींटी हुई आती हुई दिख सकती हैं, सही इंजन में भी। डिपस्टिक में भी छींटे तो मैं खैर से नहीं कहूँगा, इतनी छींटे तो नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत ब्लो बाई आ रहा है तो चलो ठीक है, चल जाएगा। एक आध कहीं छींट आ गई, लेकिन अगर ज़्यादा ही छींटे दे रही है तो ऐसा नहीं हो सकता। BS6 गाड़ी हो, डिपस्टिक निकालने के बाद पूरा छींटों से भर दे तो फिर इंजन में प्रॉब्लम है। और ये कोई स्कॉडा वगैरह का भी इंजन नहीं है कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, Hyundai का इंजन है। तो मेरे ख्याल से एक बार आपको इसको रीचेक करना चाहिए कि ज़्यादा छींटे तो नहीं मार रही है कहीं। कुमार जी कह रहे हैं आपको इंस्टा पे मैसेज किया था, डिज़ायर CNG और औरा CNG मुंबई में फैमिली के लिए कौन सी अच्छी रहेगी मेंटेनेंस और सबके हिसाब से। देखो जी, पहले मुंबई में आप रहते हो तो आपको दोनों ही गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ले लो, चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल हैं कोई भी गाड़ी के। भले आप आज से 20 साल पुरानी भी गाड़ी उठा लाओ ना, उसके भी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे शहरों में रहने वालों को पार्ट्स की दिक्कत नहीं होती फिलहाल। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप डिज़ायर CNG पे जाते हो तो उसके पार्ट्स आपको इजीली मिलेंगे। बाकी आपको पसंद अगर आ रही है कि औरा CNG, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। औरा CNG की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ले सकती हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फैमिली का भी एक होता है कि भैया फैमिली को कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, दिखा के अपने हिसाब से गाड़ी ले लेना। अगला सवाल है सचिन V। हेलो सर, मेरे पास कैरेंस है प्रीमियम डीजल। कार को जब मैं फुल्ली लोडेड पे चलाता हूं तो वो पीछे का हिस्सा थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इट्स गुड टू यूज रोजर बफर, प्लीज रिप्लाई। तो सर देखो, अगर आप फुल लोड पे गाड़ी चला रहे हो और रोजर बफर यूज करते हो या इसके अलावा भी कोई और उस टाइप के बफर यूज करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट देगा। गाड़ी थोड़ी सी स्टेबल चलती है। और जब आप बात कर रहे हो कैरेंस की, पीछे से जब दब जाती है तो थोड़ा सा बॉडी रोल फील कराती है गाड़ी, तो उससे आपको वो इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। आप यूज़ कर सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ दिन वेट करोगे तो आपको मेरी कैरेंस में उसका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। लेके रखे हैं मैंने, बस अभी लगाना ही है बाकी। अगला सवाल अरुण राय जी का है। सर मैं नेपाल से आपका ये कार्यक्रम देख रहा हूँ। मेरे पास 2016 का स्कॉर्पियो है, 2,41,000 किलोमीटर कुछ चल चुकी है। अभी थोड़ा मोबिल कम हो रहा है, क्या इसको मरम्मत की ज़रूरत है? सर 2,41,000 किलोमीटर चली हुई है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, बहुत ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। किसी के बातों में बहकावे में आके कुछ खुलवा मत देना। हाँ, इतना ज़रूर आप कर सकते हो कि एक फ्यूल एडिटिव यूज़ करो अच्छा, जिससे आपका थोड़ा सा इंटेक वगैरह साफ़ हो जाए, EGR साफ़ हो जाए, थोड़ा कैटकॉन क्लीन हो जाए। आप जब सर्विस कराओ तो एक ऑयल, इंजन ऑयल लेना, थोड़ा सा सस्ता इंजन ऑयल लेना, उसको डालना, आधा 1 घंटा गाड़ी को स्टार्ट रखना या थोड़ा चला लेना, फिर उस इंजन ऑयल को ड्रेन कर देना, पूरा इंजन ऑयल ऐसे ही ड्रेन कर देना। फिर आप जो अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल डालोगे वो इंजन ऑयल डालना, और उसके साथ लिक्वी मोली का एक सेराटेक आता है। थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है, लेकिन आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़ा देगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और आपका ये जो ऑयल कंजम्पशन है ना, ये भी कम हो सकता है। साथ में गाड़ी का परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा, और जितने पैसे का आप ये ट्रीटमेंट करोगे उतने पैसे आपको ये डीजल में बचा के दे देगा, ये तो गारंटी है। अगला सवाल है अजमत सौदागर जी का। ये पूछते हैं सर मेरी कार 9 साल हो गए हैं, पहले जैसी कूलिंग नहीं आ रही है, सर्विस टाइम टू टाइम किया हूँ, कार की भी और AC की भी, बीट डीजल कार है, क्या चेक करना चाहिए? देखो सर, कार की सर्विस की है आपने, AC की सर्विस की है। AC की सर्विस में एक्चुअल में सर्विस वाले कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। वो लोग सिर्फ आपको गैस टॉपअप कर देंगे और बोल देंगे जी AC की सर्विस हो गई। AC की सर्विस में आपको कूलिंग कॉइल साफ करानी चाहिए। अगर 9 साल हो गए हैं तो कूलिंग कॉइल को साफ कराइए। साथ में फ्रंट कंडेंसर, बम्पर को अच्छी तरह रिमूव करके कंडेंसर को अच्छे से साफ करा लीजिए। दूसरा, कूलेंट फ्लश कर लीजिए, रेडिएटर चेक कर लीजिए, ये इसका ज़रूरी चीज़ें हैं। तब गैस चेक करिए कि गैस एक्चुअल में पूरी है या नहीं है। इसके अलावा भी गाड़ी अगर आपकी ओवरहीट हो रही होगी तो उस कंडीशन में भी आपको कूलिंग कम लगेगी, ऐसा लगेगा यार गाड़ी कूल नहीं कर रही है। देखो, गाड़ी को कूल करने के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, और उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ पकड़ में आती है, तब उसको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन AC की हेल्थ अच्छी रहे, गाड़ी की हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप कंडेंसर क्लीन करें, कूलिंग कॉइल को क्लीन करें, थर्मोस्टेट वाल्व को चेक करें प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेडिएटर को फ्लश करें, रेडिएटर को अच्छे से साफ करके और फिर नया कूलेंट उसके अंदर डालें।
इसके बाद आप चेक करो परफॉर्मेंस कूलिंग का कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। 100% कूलिंग में परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वो परफॉर्मेंस नहीं आया है तो आपका गाड़ी का पूरा टेम्परेचर, गाड़ी का एक्सपेंशन वॉल्व चेक करना चाहिए और एसी की गैस को निकाल के दोबारा से ऑयल डाल के कंप्रेसर में फिर उसको न्यू चार्ज करना चाहिए, तब वो दोबारा आपको वो परफॉर्मेंस मिल जाएगा। गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं और एसी वालों के सवाल भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अच्छा, ये सवाल और छूट गया था ज़रा, सौरव सिंह जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या टर्बो इंजन, कौन सा इंजन मैं चूज़ करूँ? साल में 2 बार लॉन्ग हाईवे ट्रिप लगभग 2400 किलोमीटर और बाकी वीकेंड पे कभी 300 किलोमीटर का ट्रिप होगा। मेरी डेली रनिंग नहीं है। टर्बो एंड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में घाट सेक्शन में कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा? तो सौरभ जी देखो, पहले तो आप ये समझो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन का डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में और टर्बो इंजन में, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उतनी ही जितनी डीजल इंजन में है। अगर आप डीजल इंजन जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंजन में डाल दोगे तो उसका मेंटेनेंस उतना ही आ जाएगा। मेंटेनेंस इसका ज़्यादा होता है टर्बो पेट्रोल इंजन का, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का मेंटेनेंस कम होता है, लाइफ ज़्यादा होती है। दूसरी बात, टर्बो इंजन होने की वजह से ये एक टाइम पे आपको बढ़िया टॉर्क देता है, जिससे आपको ओवरटेक करने में थोड़ी आसानी होती है। पहाड़ों में भी आपको नो डाउट चढ़ाने में ये ज़्यादा आसान लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टर्बो रेंज से नीचे जाती हैं गाड़ियाँ, तब वही वाला फील आपको दे जाएगा। माइलेज इस टर्बो इंजन में आपको कम मिलता है। बाकी इच्छा आपकी है, कोई भी गाड़ी आप चुन सकते हो। 2400 किलोमीटर की आपकी हाईवे की ट्रिप, मतलब लगभग इतनी रहने वाली है, और वीकेंड पे भी 300-400 चलोगे तो मेरे ख्याल से आप डीजल इंजन पे चले जाओ तो आपके लिए कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि आपकी रनिंग ही इतनी है। बाकी पैसों का थोड़ा हिसाब किताब अपना देख लेना, कितना मेंटेनेंस आप फ्यूचर में लगाना चाहते हो। मेंटेनेंस कम होता है नेचुरली एस्पिरेटेड का, टर्बो का थोड़ा ज़्यादा होता है। घाट में दोनों ही गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी, टर्बो भी चढ़ेगी और नॉन टर्बो भी चढ़ेगी, ये ध्यान रखना। चलाने वाले का डिफरेंस होता है। हाँ, टर्बो गाड़ी आपको थोड़ा सा सूं शाएं वाला फील दे जाएगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और यही चीज़ मैंने रेनो डस्टर के टाइम भी समझाई थी, तो लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग गया, सर आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्रिटिसाइज। अरे हर कोई सिर्फ अच्छाइयाँ, तारीफ, वाह ही करेगा, तो जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगा। अच्छा, आप ये भी छोड़ो, आप अपने फेवरेट यूट्यूबर जो होगा कोई भी, उसके ही वीडियो उठा के देख लेना, क्या नेगेटिव बताया है उन्होंने, कितना क्या खुल्लम खुल्ला साफ बताया है कि ये गलत है, साफ बताया है कि ये, हाँ लॉ लपेट करके नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता, मेरे हिसाब से किया जा सकता था। क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जो चीज़ गड़बड़ लग रही है उसको बोलना चाहिए, ताकि कंपनीज को भी समझ में आए। पब्लिक अभी भी ऐसी मूर्ख नहीं हो गई है कि कुछ भी उठा लेगी। कुछ भी आपने एडवर्टाइज दिखा दिया और लोग चले गए वो एडवर्टाइज देख के खरीदने के लिए। बस यही मैंने पेट्रोल टर्बो को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए रेनो डस्टर के माइनस पॉइंट बता दिए थे, तो इतने कमेंट लोगों के आने लगे, बुरा लगा लोगों को। लेकिन हाँ, जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं उनमें उनके सबसे अच्छे कमेंट थे, जो फर्स्ट टाइम कमेंट करने वाले थे, कहीं से आए, जिनको लगा कि यार ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस गाड़ी को, और उस गाड़ी को हमारे फेवरेट लोगों ने तो बहुत बढ़िया बोला था, वो लोग थे। उनसे मुझे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है जिनके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिनके 4 पैसे भी मैं पॉकेट में बचा पाता हूँ, बस उनके लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। चलो जी, अगला कमेंट लेते हैं। शुभम जी का अगला सवाल, सर कह रहे हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। मैंने आपको बहुत बार पूछा है, बजट मेरा 16 से 17 लाख रुपए का है, डेली रनिंग 30 से 40 किलोमीटर की है, वीकेंड पे 300-400 किलोमीटर चल जाऊंगा। कौन सी गाड़ी मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए? विक्टोरी सीएनजी और टाटा सियरा डीजल, या फिर कोई अलग कार भी आप सजेस्ट करना चाहते हो तो दे सकते हो। मुझे चाहिए प्रैक्टिकल कार और गुड परफॉर्मेंस के साथ। देखो, विक्टोरी सीएनजी आपने सेलेक्ट की है, अच्छी बात है। आपका डेली का रनिंग कम है, वीकेंड में आप चलोगे 300-400 किलोमीटर। इस हिसाब से अगर आप डीजल कार भी ले लो तो कोई बुराई नहीं हो। मुझे लग रहा है सियरा शायद आपने इसलिए चुनी है कि मार्केट में एक अफवाह उड़ गई है, सियरा डीजल जो है उसमें डीपीएफ नहीं है, और इधर आपने विक्टोरी सीएनजी चुनी है, मतलब आप डीपीएफ वाली प्रॉब्लम से बचना चाहते हो। देखो, पहले तो ये समझ लो, टाटा सियरा में भी डीपीएफ है। ये जिन्होंने अफवाह उड़ाई है उन पे मुझे हंसी आती है। मतलब मैं क्या कहूँ, क्या इतना मूर्ख समझ रहे हो आप पब्लिक को? जिस पब्लिक के हाथ में इंटरनेट है, जो पब्लिक इतने पैसा कमा के गाड़ी खरीद रही है, आप इतनी अफवाह उड़ा दोगे? डीपीएफ ही नहीं है। मतलब मेरे पास भी लोग कमेंट लिखने लगे, अरे सर आपको तो पता नहीं है, हमारे सियरा में डीपीएफ नहीं है क्योंकि उसमें डीईएफ नहीं पड़ता। अरे यूरिया नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि डीपीएफ नहीं है। मूर्खता की भी एक हद हो जाती है यार। मतलब मुझे ऐसा गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। वो एक तो भाई साहब कह रहे हैं, मैं तो टाटा वालों से पूछ के आया हूँ, टाटा वाले कह रहे हैं कि उसमें डीपीएफ है ही नहीं क्योंकि डीईएफ पड़ता ही नहीं है। अरे यार, डीईएफ नहीं पड़ने का मतलब, ये 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। एक टेक्नोलॉजी में आप यूरिया डाल के
उतना एमिशन लेवल तक उसको पहुंचाते हो। एक टेक्नोलॉजी जिसमें आपको यूरिया नहीं डालते तब उस लेवल तक आप पहुंचा पाते हो। और ये जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें यूरिया नहीं डलता, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, सस्ती टेक्नोलॉजी है, इसके इफेक्ट इंजन पे ज़्यादा है। जबकि दूसरी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें यूरिया डाला जा रहा है, उसके इफेक्ट इंजन पे कम करने के लिए ही डाला जा रहा है। इसके अलावा आप बाकी सारे ब्रांड उठा के देख लो, क्या वो इतने मूर्ख है जो यूरिया डाल के और अपनी गाड़ी को चला रहे हैं? यूरिया डाला गया है ताकि उस सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से चलाया जा सके। यूरिया डालने वाली टेक्नोलॉजी उसके बाद की टेक्नोलॉजी है। बाकी डीपीएफ के लिए भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं कि किस तरह से आप अपने डीपीएफ को मेंटेन कर सकते हो। हाँ, घबराने की बात उन लोगों के लिए है जिनकी रनिंग सिटी में ही ज़्यादा होती है। उनको मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल अवॉइड कर देना, आप डीजल के चक्कर में मत पड़ना, पछताओगे। चलो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन इन लोगों को कॉल आउट करना भी ज़रूरी है, अफवाहें फैला देते हैं। नहीं तो है, आप 16-17 लाख रुपए अगर खर्च कर रहे हो तो भाई साहब आप एक चीज़ देख लेना, XUV 700 भी देख सकते हो आप। दूसरा, क्रेटा देख सकते हो। आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी चाहिए, वैसा भी है तो आप क्रेटा देख सकते हो। क्रेटा डीजल भी ले सकते हो, किया सेल्टोस का भी डीजल वेरिएंट ले सकते हो, और किया की कैरेंस भी उठा सकते हो आप अपने हिसाब से, साइज़ के हिसाब से देख लेना आपका एरिया क्या है, कहाँ पार्क करनी होती है, कितनी लोकल में चलानी होती है, हाईवे पे कितना चलना होता है। और हाईवे के लिए तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बड़ी गाड़ी ली जाए। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महेंद्र राज शिर्के जी का अगला क्वेश्चन है। ये हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं, हर जगह कमेंट करते हैं, हमारे फैमिली व्लॉग चैनल पे भी आते हैं, वहां भी कमेंट करते हैं। थैंक यू सर हमारे वीडियोस को देखने के लिए। और आज आपका मैं क्वेश्चन इस Q&A में ऐड कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं जी देखो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, एक ब्रेजा है इनके पास, ब्रेजा में जब रिवर्स नहीं होता, रिवर्स गियर डालते हैं तो अटकता होगा शायद, वो कह रहे हैं कभी कभी 2 बार क्लच दबाना पड़ता है। देखो जी, ब्रेजा में आपको कभी कभी 2 बार क्लच दबाना पड़ता है। फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर ये एक ही होते हैं, तो इनको थोड़ा सा कुछ गाड़ियों में ऐसा अटकते हैं। लेकिन हाँ, ये तब भी अटकते हैं। 2 बार क्लच दबाने की आप बात कर रहे हो तो अपने नीचे का मैट देख लेना, क्लच के नीचे तो नहीं आ रहा है कहीं। कभी क्लच के नीचे मैट आ रहा होता है तो उस कंडीशन में भी ऐसा बैक गियर अटकता है। या फिर अगर गाड़ी ज़्यादा चल चुकी है आपकी, क्लच प्लेट खराब हो रही है, तो फिर उस केस में अटकेगा। तो ये एक बार आप चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है इनका, सर गाड़ी कभी कभी स्टार्ट करके चलाता हूँ तो रियर टायर में से कुछ कुछ आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ अटकी हो और रास्ते और टायर के बीच घिस रही हो। देखो, रास्ते और टायर के बीच घिसने वाली जो आवाज़ है वो स्पीड के साथ बढ़ेगी, इंजन की स्पीड के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। आप देखना जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वो किट 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 ऐसे बढ़ती जाएगी। सिंपल सा है, आपके टायर में कुछ ना कुछ फंसा हुआ होगा, कोई गिट्टी फंसी होगी, वो देख लेना। या फिर पीछे की तरफ देख लेना, शॉकर में भी कई बार कुछ फंस जाता है, कभी कोई घास फंस गई, कोई लकड़ी फंस गई तो वो उस जगह पे ही आके टकराता है, ऐसा होगा। या फिर कोई पिंचर लगाया होगा आपने, वो पिंचर की स्ट्रिप टकराती है तब आवाज़ करती है, लेकिन वो कुछ ही दिन टकराती है, उसके बाद घिस के लेवल हो जाती है, फिर आवाज़ नहीं आता है। तो ये चीज़ आप एक बार चेक करा लेना। और ये Q&A आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। साथ में आपका सब्सक्राइब करना मेरी हिम्मत और मेरी ताकत को बढ़ाता है, जिससे मैं आपके लिए अनबाइस्ड और ओरिजिनल वीडियोस बना पाता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।